हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की मैं इस वीडियो में अपना जो है क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा है हमारा परमाणु की संरचना, उसमें अगली वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश और द्रव्यमान अनुपात, ये दोनों ज्ञात करना है। और इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा आवेश के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लिया है। विसर्जन नलिका द्वारा ये जो प्रयोग करे थे वो हमने जो है पढ़ लिए हैं। अपरमाणविक कण, इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है और उसके द्रव्यमान का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां से पढ़ना है हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, ये चीज हमें पढ़नी है। तो पढ़ता हूं। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के पथ तथा दूसरे लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लागू करके विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापा। जे थॉमसन जो है वो कैथोड किरण नलिका का जो है प्रयोग कर रहे थे और उस कैथोड किरण नलिका का प्रयोग करने के बाद उन्होंने उसके अंदर एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसे ई बताया है, द्रव्यमान एम, इसके बीच के अनुपात को ज्ञात किया। ठीक है, चलते आगे। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो वो कह रहा है कि थॉमसन ये भी बता रहा था कि भाई ये किस तरीके से इनका विचलन होता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है और कहीं से विद्युत परिपथ आया या फिर चुंबकीय परिपथ आया, तो चुंबकीय परिपथ या विद्युत परिपथ में जो है विचलन, उस पर इलेक्ट्रॉन का जो विचलन होगा वो किस बात पर निर्भर करता है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। चलते हैं। तो निम्नलिखित बातें हैं, तो उन बातों को पढ़ते हैं। कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है, इस प्रकार विचलन अधिक होता है। तो अगर कण पे ऋणावेश बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। अगर ऋणात्मक आवेश बहुत ज्यादा हो गया तो अब बहुत ज्यादा होने के बाद उसमें विचलन भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि आवेश है तो आवेश पे विचलन भी होगा। तो आवेश जितना ज्यादा है विचलन उतना अधिक। आगे चलते हैं। कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है। अगर वो हल्का है, वो जो कण है वो हल्का है, तो कण के द्रव्यमान को अगर हल्का होने के बाद की बात करें तो विचलन क्या होगा, वहां पे अधिक विचलन होगा। आगे चलता हूं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमें यहां से कि अगर वो हल्का होगा तो विचलन अधिक होगा, उस पर ऋणावेश का मान अधिक होगा तो विचलन अधिक होगा। आगे चलते हैं। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के मूल पथ में विचलन होता है। तो अगर विद्युत परिपथ बढ़ा दोगे या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन भी अधिक हो जाएगा। तो ये चलता है आगे। जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु ए पर कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। तो ये जो बन रहा है ये देख रहा है, हमें इसकी बात कर रहा है वो, कि अगर कैथोड है, यहाँ से एनोड है और यहाँ से ये ए विचलन बी और सी, इनकी बात कर रहा है। तो आप चित्र भी देखते रहेंगे और साथ साथ इसे भी देखते रहेंगे कि विचलन की बात कर रहा है। थोड़ा सा और दिखा दूं आपको इस तरीके से, यहाँ पे बात चल रही है, इस वाले की बात चल रही है। तो इसी प्रकार केवल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तो इलेक्ट्रोड बिंदु सी पर कैथोड नलिका से टकराते हैं। अगर यहाँ पे चुंबकीय परिपथ होता है तो यहाँ पे सी की तरफ ये चलता है। आगे चलता हूँ। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के सावधानी पूर्वक संतुलन से इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति व अनुपालित पथ पर इलेक्ट्रॉनों को वापस लाया जा सकता है और बी से टकराता है। तो अगर बी से टकरा रहा है तो यहाँ पे मिडल में, अगर इन्हें जो है तुम दोनों को हिसाब से बराबर कर दोगे तो बी पे आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की विचलन की मात्रा सही माप करके इनके प्रेक्षण से थॉमसन ने ये जो दिया है, हमें बस ये याद करना है कि ई एम का मान, ई बटे एम का मान उसने क्या दिया है। तो क्या मान दिया है, 1.758820 10 की घात 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में, उस पर आवेश कूलम सी, क्योंकि द्रव्यमान आवेशित होते हैं तो इसलिए वास्तविक आवेश नेगेटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव में होते हैं, क्योंकि आवेश ऋणात्मक होता है। तो ये चीज यहाँ पे हो गया। आगे चलता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। आर ए मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। तो तेल बूंद प्रयोग किसने दिया? आर ए मिल्कन ने। आगे चलता हूं। ये इन्होंने दे रखा है प्रयोग की विधि, सारी की सारी विधि जो इन्होंने दे रखी है, तो इसे आप थोड़ा सा जो है समझ लेंगे इस विधि को। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दे रखा है ये विधि, ये आप विधि इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे विधि को। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या बताया है, हमें वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमें बस ये याद रखना है कैसे। और उसका द्रव्यमान कितना है? 9.1094 × 10⁻31। ये हमें याद करना है सारा का सारा। बस हमें यही याद करना है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। प्रयोग क्या है कोई सा भी दे रखा है, आप इस थोड़े से प्रयोग को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा हमें आपको पढ़ लोगे। हमें बस इस पर ध्यान देना है कि उसका द्रव्यमान कितना बताया है और उस पर जो है आवेश कितना बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई जिन्हें कैनाल रेस कहा जा सकता है। तो ऊपर आप कैथोड नलिका वाला पढ़ा था, तो उनमें से किरणें कौन सी निकली थी जिन्हें हमने कैनाल रेस कहा था। इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। कैथोड किरण के विपरीत धनावेशित कण कैथोड किरण में नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। तो अगर कैथोड किरण निकल लिया तो उपस्थिति पर निर्भर कर तो करेंगे ही करेंगे कि कैथोड किरण के विपरीत धनावेशित कण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करते हैं। आगे चलते हैं। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे वे उत्पन्न हुए हैं। तो कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किस पर निर्भर करता है? जिससे वे उत्पन्न हुए हैं। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। ठीक है, गुणक होते हैं। तो अगर आवेश की बात कर रहे हैं मूल इकाई के, वो गुणक हो जाएंगे। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड की किरणों के परीक्षित व्यवहार के विपरीत होता है। तो ये छोटी सी बात हो गई, तो जिससे विपरीत हो गया। हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ जिसे प्रोटॉन कहते हैं। आपको बस ये याद रखना है अच्छे से, और इसे आप चाहे तो याद ना रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे जरूर याद रखेंगे कि हल्का धन आयन प्राप्त हुआ जिसे हमने क्या कहा? प्रोटॉन कहा। इस धनावेशित कण का पृथक्करण लक्षण की पुष्टि 1919 में बाद में परमाणु के एक विद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम अल्फा कणों के प्रहार से की थी। ये किसकी है? ये है जो उदासीन कण है। जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, उन्होंने इस कणों को न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा उन्होंने? उदासीन कणों को न्यूट्रॉन। आपको क्या रखना है कि धनावेश है तो प्रोटॉन है, ऋणावेश है तो न्यूट्रॉन है, और अगर वो आवेश रहित है तो उसे क्या बोला गया उसने? न्यूट्रॉन। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। बता दूं मैं आपको कि परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे, इसके बाद थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। ये सारे मॉडल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इसे ही सबको याद करते रहेंगे और इन्हें ही अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो इसे थोड़ा सा इसे समझ लेंगे अच्छे से, और फिर हम अगली वीडियो में आपको जो है मॉडल के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक के लिए इतना ही बहुत काफी है। मैं अगली वीडियो में आपको मॉडल लेके मिलता हूँ और उसके बाद मैं आपको जो है मॉडल के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।